बीच मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आज के मुख्य अतिथि योगेंद्र उपाध्याय जी, उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। और ये सेशन होस्ट करेंगे इंडिया न्यूज के रेजिडेंट एडिटर अजीत प्रताप सिंह। तो एक बार जोरदार तालियों से हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। और सर, अजीत सर, अब मंच आपके हवाले है। बहुत शुक्रिया अपूर्वा। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश का ये हेल्थ कॉन्क्लेव है, लेकिन बात हम राजनीति के हर उस क्षेत्र की करेंगे। और देखिए, हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं, जिन्हें आगरा का भागीरथ भी कहा जाता है, गंगा जी का पानी वहाँ तक ले आए। तो आज इनसे कई सारे सवाल होंगे शिक्षा के क्षेत्र में भी और कई सारे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस मंच पर आने के लिए और समय देने के लिए। नमस्कार जी। सर, शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से, चूंकि आप एक बड़े चेहरे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के में उच्च शिक्षा मंत्री हैं। इस वक्त जो शिक्षा को लेकर जो माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, या जो विपक्ष को मौका मिलता है कई सारे नीट जैसे एग्जाम हो या फिर जब पेपर लीक होता है, आपकी सरकार लगातार कार्रवाई करे, इसको किस तरह से आप देखते हैं सर? देखिए, ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य था कि इस प्रदेश में ऐसे राजनीतिक दल भी हुए जिन्होंने ये कहा छात्रों से कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपको नकल का अधिकार देंगे। और उस दौर ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया, बंटाढार किया। जब योगी जी का सेशन शुरू हुआ तो उस बिगड़ती हुई और बंटाढार शिक्षा व्यवस्था को वो ढर्रे पर लाए। इसके बाद योगी 2 में उसको तेज़ी से पटरी पर दौड़ रही है व्यवस्था। जहाँ तक आपने 2 प्रश्न किए कि एक तो पेपर लीक, आज उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय स्तरीय और माध्यमिक शिक्षा स्तर पर कोई पेपर लीक की घटना नहीं हो रही है, सब रोक ली गई हैं। क्योंकि पेपर लीक जब शुरू हुआ तो उसको पहले से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। जो पेपर लीक का एक संगठित गिरोह था, वो पेपर लीक करता था, वही राजनीति से हाथ मिलाए रहता था, राजनीतिज्ञ भी उसमें शामिल थे। अब ऐसा नहीं है, नहीं जाएगा, बिहाइंड द बार होगा, इसलिए घटनाएं रुकी हैं। सबसे ज्यादा कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार ने की, आप लोगों ने एसटीएफ को लगा रखा है, नकल माफियाओं पर बहुत बड़े बड़े एक्शन लिए गए, बुलडोजर तक चलाए गए। तो ये माना जाए कि जो यूथ है उसका भविष्य बेहतर है, सुरक्षित है आपके हाथों में? यूथ को भी समझना होगा कि नकल करने से भविष्य नहीं बनता, और धीरे धीरे समझ में आ रहा है, ये माहौल बनता जा रहा है। जैसे राजनाथ सिंह जी के समय एक बार बना था कि नकल बिना परीक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन फिर माहौल बिगाड़ा। अब यूथ भी समझ रहा है, और जब उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी और शिक्षा वाकई पढ़कर प्राप्त करेगा तो कंपटीशन में भी आगे आएगा, हिंदुस्तान के दृश्य पे उसका भी एक स्थान बनेगा। नकल की बात आप कर रहे हैं, आपने इशारों में कहा कि पहले नकल होती थी, तो कौन कराता था नकल? देखिए, जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, बहुत विडंबना है, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं। परीक्षार्थी चाहता है कि नकल हो, अभिभावक चाहता है नकल हो, शिक्षक और मैनेजमेंट के लोग नकल कराते हैं क्योंकि उनका एक इसमें आर्थिक लाभ हो रहा है। लेकिन सिर्फ सरकार में, वो भी योगी जी की सरकार में बैठे हुए लोग चाहते हैं नकल ना हो। तो कितना बड़ी चुनौती है हम लोगों के सामने। और नकल कराने वाले पहले पॉलिटिकल लोग भी थे, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए भी थे, अभिभावक भी थे, छात्र भी थे। तो उन सब से टकराना, उसको ऐसे सिस्टम को नेस्तनाबूद करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन योगी जी की विल पावर और उनकी टीम एकजुट होकर जब काम करती है तो बड़े से बड़ा दुष्कर कार्य पूरा करती है। अब आते हैं थोड़े पॉलिटिकल सवाल पर। आजकल अखिलेश यादव बड़ा मानसून ऑफर दे रहे हैं, कह रहे हैं 100 लाओ सरकार बनाओ। ये किसको कह रहे हैं? मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं वो, लेकिन रोज कह रहे हैं कुछ न कुछ। कुछ उनका ऐसा ही है ना, जैसे इन लोगों ने उछाला कि संविधान खतरे में है, बदल जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। भ्रम पैदा करना। इनके पास ना तो कोई मुद्दा है, ना कोई विषय है, ना ही इनकी उपलब्धियां हैं। इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा शिकवा छोड़ना और उस भ्रम फैलाकर समाज को गुमराह करना, वो चल नहीं पाएगा। और जो कह रहे हैं 100 लोग लेके आओ, बड़ा एक हास्यास्पद, मैं तो कहता हूँ जोकर जैसी बात कर रहे हैं।
और बार बार कहते हैं कि इशारा उनका आपके डिप्टी सीएम की तरफ होता है, केशव प्रसाद मौर्य की तरफ। वो इसके पहले भी 2 बार बोल चुके। कल भी जब उनसे सवाल किया गया दिल्ली में तो फिर उन्होंने कहा कि छाता लेकर आए थे और बोले कि ये मानसून का ऑफर अभी जारी है, इसके बाद विंटर ऑफर भी देंगे। ऐसा है, मैंने तभी कहा उनको जोकर कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, पॉलिटिशियन नहीं। वो ऐसी ही हरकतें करते रहते हैं। और इससे पहले पाठक जी पे इशारा करते थे, हाउस के अंदर भी एक बार पाठक जी पे उन्होंने इशारा किया था। इशारों से राजनीति नहीं चलती, राजनीति कड़े धरातल पर चलती है। जो उन्होंने फार्मूला अपनाया था लोकसभा चुनाव में, पीडीए, उनको लगता है कि उनका ये फार्मूला सफल हो गया। उनके जो सांसद हों बीजेपी से ज़्यादा जीत कर आए, राहुल गांधी भी उनके साथ थे। क्या लगता है आपको जो आने वाली 10 सीटों पर उपचुनाव है, इसमें वो उनका फार्मूला और आपका फार्मूला कैसे दोनों मैच करेंगे कि आप उनको हरा पाएंगे? उनका पीडीए फार्मूला सफल नहीं हुआ, उनका भ्रम फैलाना सफल हुआ। वो दोनों की जोड़ी ने जो भ्रम फैलाया कि संविधान बदल देंगे ये लोग, आरक्षण समाप्त कर देंगे, वो सफल हुआ। अब काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती है। 10 सीटों में 5 हमारी हैं, हम वो तो जीतेंगे ही जीतेंगे। और इनकी 5 को छीनने का पूरी रणनीति तैयार हो रही है, प्रयास करेंगे, सफल भी होंगे। उन्होंने जिस तरह से पूरा फोकस ओबीसी और दलित चेहरों पर किया, उनको लगता है कि यही फार्मूला हमारा सफल होगा, जबकि बीजेपी उनसे एक कदम आगे। आपकी सोशल मीडिया, आपका आईटी सेल, आपका संगठन उनसे ज़्यादा है। फिर तो कहाँ चूक हुई? देखिए, राष्ट्रवाद देर में समझ में आता है लोगों को, जातिवाद जल्दी समझ में आता है। और जाति समीकरण में जो फंस जाते हैं तो राष्ट्रवाद को भूल जाते हैं। लेकिन हम लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं राजनीति की, और देश हित में। 3 तरह के लोग होते हैं राजनीति में। एक राजनीतिक, खाँटी राजनीतिक, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और इलेक्शन टू इलेक्शन सोचते हैं कि अगले चुनाव को मुझे जीतना है, मुझे क्या क्या हरकत करनी है, जोकर बने चाहे काम करें। दूसरे होते हैं राजनेता, जो 10 साल तक की सोचते हैं, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, थोड़ा अपने शहर के बारे में भी सोच लेते हैं। एक होते हैं राष्ट्रनेता, जो आने वाली नस्लों के लिए सोचते हैं, शताब्दियों के लिए सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं। हमारे मोदी और योगी राष्ट्रनेता हैं। बिल्कुल सही बात कही। इसी बात की तो लड़ाई चल रही है कि राष्ट्र का नेता कौन। राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह की बात बार बार होती है। आपसे सवाल करेंगे, इसमें बहुत ज्वलंत मुद्दा चल रहा है नेम प्लेट का। सरकार की तरफ से कहा गया कि जो कांवड़ यात्री निकलेंगे उनकी शुचिता को बनाए रखने के लिए जो दुकानदार होंगे उनको अपना नेम प्लेट लगाना होगा। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सिर्फ सामान का नाम लिख सकते हैं, जाति नहीं लिखनी है। लेकिन अखिलेश यादव या मायावती, इन्होंने ट्वीट किया कि आप लोग सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। पुलिस ऑफिसर अपना नाम लिखता है अपने ड्रेस पे, मिलिट्री ऑफिसर अपना नाम लिखता है ड्रेस पे, हम अपना नाम लिखते हैं अपने बंगले पर, अपने ऑफिस पर। आप सब में भी कई लोग अपना नाम लिखते होंगे अपने अपने ऑफिस में या जहाँ रेजिडेंस पर। क्यों नहीं लिखा जाए उसका नाम जो अपना व्यवसाय कर रहा है और सीधा खाना भोजन से जुड़ा हुआ है। फिर मैं तो इसको सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ कि माउथ पब्लिसिटी बहुत बड़ी पब्लिसिटी है। आप भी शायद कहीं सुनते होंगे, मैंने भी आगरा में सुना, फलां जगह की मटर पनीर बहुत अच्छा है, फलां जगह का पालक पनीर बहुत अच्छा है। और माउथ से पब्लिसिटी होते होते हम तक पहुंचती है। तो अगर किसी का कोई चीज़ अच्छी होगी और वो यात्री जाएगा, पब्लिसिटी करेगा, उसकी पब्लिसिटी भी होगी। इसको नेगेटिविटी में क्यों ले रहे हैं? पॉजिटिविटी में लेना चाहिए ना। लेकिन जिन लोगों को नेगेटिव राजनीति करनी है वो हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढते हैं। तो आपको लगता नहीं कि इस मामले को तूल दिया जा रहा है? जब सरकार ने कह दिया भाई कांवड़ यात्री गुजरेंगे, आप लोग हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा भी करते हैं, तो उनको क्या आपत्ति है? अगर किसी का अजीत सिंह की दुकान है तो अजीत सिंह नाम लिखने में क्या जा रहा है? लेकिन जिस तरह से हाय तौबा मची है उसको लेकर, चाहे लोकसभा के अंदर अभी आपका 29 जुलाई से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, तो इसमें भी ये मुद्दा उठेगा। तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष को लगता है कि ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, इसको करने के लिए उनके पास आपने एक पिच तैयार करके दे दी? क्योंकि वो लगातार हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, लगातार वो शुचिता की, नैतिकता की बात नहीं कर रहे हैं, वो पवित्रता की बात नहीं कर रहे हैं, वो धार्मिकता की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग बड़ी जल्दी बेनकाब होते हैं जो नेगेटिव राजनीति करते हैं। इसमें भी जब वो नेगेटिव राजनीति कर रहे हैं तो आप स्वयं कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव राजनीति नहीं करते हैं, आम जनता भी समझ रही है। तो उनकी यह जो मैंने कहा ना, शॉर्टकट राजनीति है ये। मैं यदि मुझे आप किसी और जगह से लखनऊ से चुनाव लड़ाने लगे तो यहाँ मैं क्या कहूँगा? ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद।
मैं ब्राह्मण हूँ, तुम भी ब्राह्मण हो, मुझे वोट दो, क्योंकि मेरा वर्क नहीं होगा। आगरा में मैं काम के नाम पे वोट मांगता हूँ और मेरा उस समय नारा होता है, न नारे को न नाम को, वोट हमारे काम को। हम अपने काम के नाम पे वोट लेते हैं। देखिए, ये तो काम के नाम पर ही पब्लिक वोट देती है, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। क्योंकि अब वो दौर नहीं बचा कि आप आइए और चुनाव लड़िए और जीत जाइए, काम तो आपको करना होगा। तो आपके काम की ही बात कर लेते हैं। आपको आगरा का भगीरथ कहा जाता है, गंगा जी का पानी लाए। अभी जो उत्तर प्रदेश का, आपने आगरा में से हैं तो आगरा को आपने डेवलप किया। उत्तर प्रदेश का जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसमें आपके भी विभाग का भी, यूथ का भी, नौकरियों का बड़ा रोल है। उसको कहाँ देखते हैं आप? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि $1 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है वो उत्तर प्रदेश देगा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में। उसको लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उसमें एजुकेशन का बहुत रोल है। देखिए, हमारे विभाग ने इस चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य था, देश की आज़ादी को 70 साल से ज़्यादा हो गए और 18 मंडलों में से, कमिश्नरीज में से 6 कमिश्नरी ऐसी थी जहाँ सरकारी विश्वविद्यालय नहीं थे। यानी कितनी चिंता उस विषय की थी पिछले हुक्मरानों को, जो कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है मानव जीवन की, शिक्षा और चिकित्सा। तो शिक्षा में ये हाल था। माननीय योगी जी ने संकल्प लिया, संकल्प पत्र में उल्लेखित किया कि हम अगले सेशन में 6 मंडलों में एक सरकारी विश्वविद्यालय खोलेंगे और 2 साल के अंदर वह संकल्प पूरा हो गया। 6 मंडलों में निर्माणाधीन है या निर्माणित हो चुके हैं, पढ़ाई अध्ययन शुरू हो गया। इसके अलावा शिक्षा में उच्चतम श्रेणी की शिक्षा है, गुणवत्ता बढ़े तो प्रतिस्पर्धा जरूरी है। इस समय निजी विश्वविद्यालय को आमंत्रित किया जो $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी में भी सहभागिता कर रहे हैं, क्योंकि एक विश्वविद्यालय 400 500 करोड़ में बनता है और उसमें नौकरियां भी मिलती हैं। तो लगभग 25 विश्वविद्यालय पिछले 2 साल में या तो LOI मिल चुकी है उनको या LOP मिल चुकी है। अब एक नए माननीय योगी जी ने हमको दिशा दी है कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय हो। यानी उनका लक्ष्य है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति पर उच्च शिक्षा कैसे पहुंचे। तो जो असेवित जिले हैं, जहां पर विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन बिजनेसमैन थोड़ा अपने बिजनेस की दृष्टि से भी देखता है, तो अब नई पॉलिसी बना रहे हैं हम लोग, जिसमें असेवित जिलों में जो विश्वविद्यालय खोलेंगे उनको बहुत आकर्षक इंसेंटिव्स हैं, वो प्रोत्साहित होंगे वहाँ आने के लिए। और हर निजी विश्वविद्यालय, हर जिले में एक निजी विश्वविद्यालय हो जाएगा। तो जहाँ एक और ये $1 ट्रिलियन में अपनी सहभागिता भी होगी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, दूसरी ओर जब निजी विश्वविद्यालय आते हैं, अब देखिए JSS, गलगोटिया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब आगरा उत्तर प्रदेश में आ गए, और बड़े नामधारी लोग आ रहे हैं। तो बट नेचुरल है कि गुणवत्ता बढ़ेगी। लेकिन एक बात ये भी निकल कर आती है कि शिक्षित तो आप कर दे रहे हैं, लेकिन उनको रोजगार की भी समस्या है, जो लगातार विपक्ष भी इस मुद्दे को उठाता है कि शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन नौकरियां उनको नहीं मिल रही। तो उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग? जब ये निजी विश्वविद्यालय खुल रहे हैं तो इसमें आदमी नौकरी करेगा, कोई वहाँ से मंगल ग्रह से तो आएंगे नहीं। यहाँ पर 4th क्लास कर्मचारी होगा, क्लर्क होंगे, टीचर्स होंगे, मैनेजमेंट के संभालने वाले लोग होंगे, और ऐसे लोगों को जब नौकरी मिलेगी, और फिर उसके आसपास में जो अप्रत्यक्ष 2 तरह के रोजगार होते हैं, एक प्रत्यक्ष रोजगार, एक अप्रत्यक्ष रोजगार। कोई एस्टेब्लिशमेंट होता है तो अप्रत्यक्ष रोजगार होते हैं। इतना बड़ा राम मंदिर बना, किसने बनाया? मजदूरों ने से लेकर इंजीनियर से लेकर सबको रोजगार मिला होगा। आज वहाँ के लोगों को इतने रोजगार मिल गए हैं, अयोध्या के लोगों को, काशी में, सब जगह। तो ये इतने बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, इसमें क्या देवता बना रहे हैं? ये भी इंसान बना रहे हैं, और इन सबको रोजगार मिल रहा है। तो रोजगार जो मैंने कहा ना, ये भ्रम पैदा करते हैं, असलियत नहीं जनता को बताना चाहते कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए भ्रम पैदा करते हैं। कभी संविधान की बात करते हैं, कभी आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, कभी रोजगार की बात करते हैं, तो सब भ्रम पैदा करते हैं। और क्या है बताइए आप, क्या संविधान बदलेगा? अब मैं आप ही से सवाल करता हूँ, क्या संविधान, जिन लोगों ने संविधान का मखौल उड़ाया, जब हाई कोर्ट ने जिनके
चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था, तो राजनीति में आसक्ति जिनके अंदर थी, कुर्सी के प्रति आसक्ति थी, उन्होंने आपातकाल लगाया इस देश में। और अब क्या ये इनके इन प्रकार सत्ता में काबिज रहे हैं। नो वकील, नो अपील, नो दलील, ये था उस समय का माहौल। तो संविधान उन्होंने ध्वस्त किया था या हम कर रहे हैं, जिन्होंने न जाने कितनी बार चुनी सरकारों को निस्तनाबूद किया, पदच्युत किया। आज जो मोदी जी के सरकार में कौन से में राष्ट्रपति शासन लगाया, जबकि इतनी वो लगा सकते थे कई जगह, लेकिन नहीं। जो संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकारें आई हैं वो चुन के अपना काम करें। हम संविधान के फॉलोवर हैं, वो फॉलोवर नहीं है। लेकिन भ्रम बहुत फैला उन्होंने, उसका फायदा भी मिला उनको। हाँ, फायदा मिला, आपका मानते हैं फायदा मिला, लेकिन मैंने कहा ना, काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। तो अभी 10 सीटों पर है उपचुनाव, 10 सीटों पर सब सामने आएगा। तो आपको लगता नहीं कि जिस तरह उत्तर प्रदेश की 2014 में आप लोग पूर्ण बहुमत से आए, 2017, फिर 2019, 2022, 2024 में माहौल बदल गया और जाति पर आ गया? यही मैंने कहा, कभी कभी ऐसा होता है। ये जो भ्रम पैदा किया, इससे जातिवाद ज़्यादा उभर के आया। और पूरा का पूरा देखिए, एंटी इनकम्बेंसी मोदी जी के प्रति कहीं नहीं थी, एंटी इनकम्बेंसी योगी जी के प्रति कहीं नहीं थी, बल्कि पहली बार मैंने चुनाव देखा जो प्रो इनकम्बेंसी थी सरकारों के लिए। लेकिन ये जब भ्रम पैदा किया गया तो अपने संकीर्णवाद में ये चुनाव चला गया था। संकीर्णता में जब चला गया तो थोड़ा बहुत अपेक्षित परिणाम नहीं निकले, लेकिन इससे उबार के लाएंगे हम। देखिए, आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश में। क्राइम और करप्शन, इस पर जो जीरो टॉलरेंस योगी सरकार चला रही लगातार, वो चाहे इनकाउंटर पॉलिसी हो, चाहे जो बाबा का बुलडोजर है, उसका असर आपको चुनाव में देखने को आगे वाले टाइम में, जिस तरह से 22 में दिखा, 17 में दिखा, 24 में भी दिखा। हालांकि अगर भ्रम नहीं होता तो आपकी सीटें बढ़ जाती, जो आप कह रहे हैं। आगे किस तरह से रणनीति बीजेपी बनाने वाली है? निश्चित रूप से हर आम आदमी शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है, कानून व्यवस्था को चाहता है, गुंडों का राज नहीं चाहता। वो उस उहापोह में नहीं रहना चाहता कि घर से निकला है दुकान तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, बच्चा स्कूल गया है वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, कहीं संगठित गिरोह जो अपहरणकर्ताओं का वो उसे उठा तो नहीं ले जाएगा। फ़ोन गुनगुनाता था तो ये चिंता होती थी क्या किसी फिरौती वाले का फ़ोन तो नहीं है। तो उस माहौल से निकलना चाहेगा हर, और निकला भी है, फिर निकलेगा, और आगे निश्चित रूप से भविष्य हमारा ही है। बहुत सारे लोग बैठे हैं जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। सामने पीयूष जी भी बैठे हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं, पूछिए। माइक दीजिए भाई। तब तक माइक आता रहेगा। एक सवाल हमारा तब तक आपसे है कि जो हायर एजुकेशन है उसके साथ जो प्राइमरी एजुकेशन है, मिडिल एजुकेशन है, उस पर भी जोर देने की जरूरत है, क्योंकि न्यू मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, हायर एजुकेशन ने किस तरह तरक्की की है, क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। पहले मैं इस प्रश्न के साथ आपको बताऊं, योगी जी की सरकार से पहले एक भी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का नैक ग्रेडिंग में नहीं था, यूजीसी ग्रेडिंग में नहीं था। आज 7 सरकारी विश्वविद्यालय, बड़ी बात है, देखिए, सरकारी विश्वविद्यालय नैक रैंकिंग में A++ ग्रेडिंग में है, 4 A+ ग्रेडिंग में है। ऐसी निजी विश्वविद्यालय लगभग 7 के करीब A+ ग्रेडिंग में है और 4 A ग्रेडिंग में है। 2 विश्वविद्यालय यूजीसी की A1 ग्रेडिंग में है, यूजीसी की 1 ग्रेडिंग। अब पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय की संख्या सबसे ज़्यादा है ग्रेडिंग की दृष्टि से। तो ये बढ़ता हुआ स्तर है। ऐसी माध्यमिक शिक्षा, आज देखिए वो ज़माना चला गया। अब जब रिजल्ट बिफोर टाइम रिजल्ट निकल रहा है, बहुत सुधार हुआ है, बेसिक शिक्षा में सुधार हुआ है, और धीरे धीरे बरसों से लगी हुई जंग को निपटाने के लिए टाइम लगता है। लेकिन डिजिटल अटेंडेंस का बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध हुआ, फिर उसको वापस भी लिया गया। डिजिटल अटेंडेंस का विरोध अब आप भी समझ रहे हैं कौन लोग कर रहे हो, कैसे, क्यों कर रहे हैं। आम जनता से पूछे, चाहता योगी डिजिटल अटेंडेंस हो। चलिए, कुछ कारण होते हैं राजनीति में, कभी कभी पीछे हटना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, जनता की समस्याओं को भी समझना पड़ता है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। क्या बात है, ताली बजा दीजिए जोर। देखिए, शायरी भी कर दिया जो है। पीयूष जी, सवाल पूछिए अपना आप। हेलो,
नमस्कार। जैसे कि अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि डिजिटल अटेंडेंस पे भी आखिरी चर्चा हो रही थी, तो मुझे लगता है कि डिजिटल अटेंडेंस एक बड़ा अच्छा एक पहलू था सरकार की तरफ से, क्योंकि जब तक बच्चा आएगा नहीं तब तक बच्चा पढ़ेगा कैसे, और जब पढ़ेगा नहीं तो उसको नौकरी कैसे मिलेगी। तो ये एक जो पहलू है, ये मुझे लग रहा है कि सरकार को इस पर दोबारा फिर से सोचना चाहिए कि डिजिटल अटेंडेंस लागू करनी चाहिए। और दूसरा मेरा ये सवाल था कि इस बार का बजट क्या रहेगा योगी सरकार का शिक्षा के प्रति? शिक्षा के प्रति मोदी सरकार भी सजग है और योगी सरकार भी सजग है। यही कारण है, देखिए मैंने बताया अभी आपको कि पिछले 70 सालों से अधिक हो गए आज़ादी को, 6 मंडल ऐसे थे जहां पर एक भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था। आज 6 मंडल में 2 साल के अंदर, ये बजट से ही हुआ होगा, आप खुद विश्वविद्यालय चलाते हैं, 300-400 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है। इतना पैसा तो कम से कम सरकार ने उसके लिए दिया ही होगा, तभी बना। ऐसे ही महाविद्यालय कई बने हैं, उन्हें यूनिवर्सिटी चला रही है, संगठक दृष्टि से चल रहे हैं वो। तो बजट पर्याप्त रहेगा। शिक्षा के वजह से अब जनता की सहभागिता और सरकार की सहभागिता, शिक्षा को प्रगति दी जाएगी। और किसी को कोई सवाल पूछना है? नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक भटनागर फिरोज़ाबाद से। मैं ये कहना चाहूँगा सर कि स्किल बेस्ड जो सब्जेक्ट्स हैं, जो स्किल डेवलपमेंट पे कार्य करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उनको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे कि एक एम्प्लॉयमेंट और नौकरी मिलना थोड़ा आसान हो। हालांकि वाकई इस सरकार ने जितना एजुकेशन के लिए डिजिटल अटेंडेंस की जो बात थी, वो एक इतनी महत्वपूर्ण बात थी जिसका विरोध ही क्यों हुआ, यही सोचना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन कुछ स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि बच्चों के अंदर जो आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 आई है, तो उसके अंदर जैसे संस्कृत अब धीरे धीरे CBSE या अदर स्कूल्स के अंदर विलुप्त हो रही है, जो कि हमारी संस्कृति को दर्शाती है। मेरी मांग है कि संस्कृत को एक अनिवार्य सब्जेक्ट की तरह प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए, अभी आपने कहा कि 2 विषय रखे, एक डिजिटल अटेंडेंस का, और आपने उसके साथ ही रखा जाने क्यों विरोध हुआ। चाणक्य ने कहा है इस देश को दुष्टों से खतरा नहीं है, सब लोगों के मौन से खतरा है। जितने लोग चाहते थे ये हो, कितने लोग खड़े हुए समर्थन में? नहीं हुए। तो फिर कैसे? सरकार को भी चाहते हैं आप, प्रजातंत्र में जैसी प्रजा वैसा राजा होता है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चुनौती मानते हुए प्रयास कर रहे हैं, जनता भी उन अच्छे प्रयासों के पीछे खड़ी हो। और जहाँ तक NEP का सवाल है, इससे पहले शिक्षा पद्धति क्या थी? लॉर्ड मैकाले की द्वितीय शिक्षा पद्धति थी। एक लंबे अरसे से मांग चली आ रही थी कि शिक्षा सिस्टम में बदलना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए, लॉर्ड मैकाले की द्वितीय शिक्षा पद्धति बदलनी चाहिए। जो कहते थे बदलनी चाहिए, उनके पास भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। जो कहते थे बदलेंगे, उनके पास भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, और ऐसी ढर्रा चल रहा था। लॉर्ड मैकाले वो व्यक्ति है जो एजुकेशन सिस्टम दे के गया था, और जब अपने इंग्लैंड वापस लौटा तो उससे पूछा उसके पिता ने, तुम क्या देकर आए हिंदुस्तान में? तो बोला कि मैं वो शिक्षा पद्धति दे के आ रहा हूँ जिससे काले अंग्रेज पैदा होंगे, तन से हिंदुस्तानी होंगे, दिलो दिमाग से अंग्रेज होंगे। वो नहीं, आपने काला कानून खत्म कर दिया, तो काले अंग्रेज वाली पद्धति अब खत्म करने की बारी। नहीं, वही बात है, उस पर आ रहा हूँ। ये सोचिए, कोरोना काल में 2020 में मेरे नेता मोदी ने NEP 2020 दी। उस काल में जब आदमी, अरे कोरोना है कुछ नहीं करना, कोरोना है और कुछ नहीं करना, इसी से निपटना है, वो सब चीज़ों से निपट रहे थे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मास्टर सिद्ध हुआ मेरा नेता। उसके बाद उन्होंने ये NEP 2020 भी दी, और उसमें जो आपकी भावना है, शिक्षा को संस्कार से जोड़ा, शिक्षा को रोजगार से जोड़ा, शिक्षा को तकनीक से जोड़ा। NEP के मूल बिंदु में, न्यूक्लियस में ये 3 हैं। इस सरकमफ्रेंस में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम बन रहे हैं। तो इसलिए जो आप चाहते हैं न NEP उस ओर ले जाएगी, धीरे धीरे
परिवर्तन आएगा, लेकिन टाइम लगेगा। एक आखिरी सवाल सर आपसे कि जो कांवड़ से जुड़ा ही मामला है कि जिस तरह कुंभ आप लोग कुंभ करते हैं, वर्ल्ड लेवल का कुंभ आपने पिछली बार किया, महाकुंभ, इस बार फिर तैयारी चल रही है, तो जो कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरह अखिलेश यादव, मायावती, असदुद्दीन ओवैसी जो बार बार वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, क्या अपने फैसले पर सरकार अडिग रहेगी, टिकी रहेगी कि यह फैसला वापस नहीं होगा? सरकार अडिग है, टिकी रहेगी। कभी कभी जैसे शेर शिकार करता है ना, तो थोड़ा पीछे हटता है, तो कभी कभी पीछे हटना पड़ता है, लेकिन शिकार हमारे सामने है। शिकार करके छोड़ेंगे। क्या करना है, हमारा लक्ष्य को हम नहीं भूलते, लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे, चाहे उसके लिए एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, लेकिन छलांग वहीं लगेगी। और जो लोग, अब इन लोगों में तो जिन्ना की आत्मा बसी हुई है, चाहे ओवैसी हो, चाहे ये ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, तो जिन्ना की आत्मा वाले तो वही बोलेंगे जो जिन्ना बोलता था, इसलिए इसकी हम चिंता भी नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे साथ बेबाक बात की, हर मुद्दे पर बात की और हमारे इंडिया न्यूज के मंच पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां एक बार सर के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। योगेंद्र जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अभी मंच पर ही रहें और मैं मंच पर हमारे आज के अवॉर्डीज को आमंत्रित करना चाहूंगी। डॉक्टर नवीन कुमार श्रीवास्तव, MBBS, DPM, FIPS,